ओके स्टूडेंट्स, मैं लेक्चर स्टार्ट करने लगी हूँ। ठीक है। ओके, हमारा जो टॉपिक है वो है स्केलेबिलिटी। अब मैं स्केलेबिलिटी के बारे में पता तो है ही है क्या चीज़ है स्केलेबिलिटी। मतलब कि कोई भी एग्जिस्टिंग चीज़ है उसके साथ एक्स्ट्रा थिंग्स को रिलेट करना, लेकिन आपके पास एक एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, देन ही स्केलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो इन्हांस होता है। द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द सिस्टम। ठीक है। अब जो सिस्टम की परफॉर्मेंस होती है वो डिपेंड करती है साइज ऑफ द सिस्टम के ऊपर, सच एज नंबर ऑफ प्रोसेसर। जैसे कि नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हो गए, एज जनरली द लार्जर द सिस्टम द बेटर, बट दिस कम्स विद द कोस्ट। और साफ सी बात है, जब हम स्केलेबिलिटी की बात करते हैं तो फिर हमें कोस्ट की भी तो इन्हांसमेंट करनी पड़ती है, कोस्ट भी तो हमें ज़्यादा चाहिए। स्केलेबिलिटी इज़ रेदर देन एम्परसाइज टर्म के, मतलब कि ये तब होती है कि देखिए एक एग्जिस्टिंग चीज़ कर रही है, उसके अंदर फर्दर आपने वही चीज़ से रिलेटेड फर्दर एडिशन करना है, तो उसके अंदर फर्दर कोस्ट ऐड करते रहेंगे हम और अपने एग्जिस्टिंग चीज़ के अंदर चेंजेस लाते रहेंगे। सो इंक्रीज इन साइज एंड डूइंग इन टू ऑब्टेन इंक्रीज परफॉर्मेंस। अगर उसका साइज इंक्रीज होगा तो उसकी परफॉर्मेंस भी जो है वो इंक्रीज होगी। दिस कुड बी डिस्क्राइब एज आर्किटेक्चर और हार्डवेयर स्केलेबिलिटी। सीखे जो ये डिस्क्राइब कर रहा है उसको हम कहते हैं हार्डवेयर स्केलेबिलिटी और आर्किटेक्चर। स्केलेबिलिटी इज आल्सो यूज टू इंडिकेट दैट अ पैरेलल एल्गोरिथम। जो आपका स्केलेबिलिटी है, इसका एल्गोरिथम हमने अभी पीछे भी देखा था, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने बताया थे। और इसके अलावा भी इसका एल्गोरिथम है कैन अकोमोडेट इंक्रीज द डाटा आइटम्स। ठीक है, विद द लो बाउंडेड इंक्रीज इन द कंप्यूटेशनल स्पीड्स। दिस कुड बी डिस्क्राइब्ड एज एल्गोरिथमेटिक स्केलेबिलिटी। सो जो हम एल्गोरिथम यूज़ करेंगे उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम स्केलेबिलिटी। सो स्केलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, जैसे कि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है टू बी आर्किटेक्चरली स्केलेबल एंड मैन्युफैक्चरर्स विद मार्केट देयर सिस्टम सच एज, बट दिस विल डिपेंड हैविली अपॉन द डिज़ाइन ऑफ द सिस्टम। सो जो भी आपकी स्केलेबिलिटी है, मल्टी प्रोसेसर है, वो आपके भाई आपके कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उनका कितना साइज़ है और उसके कितने मल्टी प्रोसेसर जो है वो हम लगा सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू योर नीड, इंटरकनेक्शन जब हम करते हैं तो अपने प्रोसेसर्स की नीड को भी हम ज़्यादा कर सकते हैं, हम अपने प्रोसेसर भी ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे फिर अगर आपकी कम्युनिकेशन ज़्यादा है तो आप अपने प्रोसेसर भी ज़्यादा करें। कम्युनिकेशन डिले करनी है तो इंक्रीज कंटेंशन रिजल्ट्स, मतलब कि उसकी एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस करें। ठीक है, जो आपके सिस्टम की एफिशिएंसी है उसको रिड्यूस करें। और कम्युनिकेशन डिले हो, देखिए वो आपने ग्रेटर कम्युनिकेशन डिले करनी चाहते हैं, मतलब इतने कम्युनिकेशन का मेथड नहीं करना चाह रहे, तो अपनी एफिशिएंसी को डिले करें। सो ये सारी ओल्ड टर्म्स थी कि आपकी स्केलेबिलिटी क्या चीज़ है। और एक्चुअली देखा जाए तो स्केलेबिलिटी जब हम इंहांस करते हैं तो हमारी अगर न्यू चीज़ हम ऐड करना चाह रहे हैं तो वो पुरानी चीज़ के साथ अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो ये भी आपका गुड एक एल्गोरिथम नहीं है। तो आपने अपनी कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होता है लाजमी। एन अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ अ प्रॉब्लम साइज इज इक्वेट प्रॉब्लम साइज विद द नंबर ऑफ बेसिक स्टेप्स इन द बेस्ट सिक्वेंशियल एल्गोरिथम। और आप लोगों को ये पता है कि बेस्ट सिक्वेंशियल एल्गोरिथम हम पैरेलल मेमोरी, मतलब कि सिक्वेंशियल एल्गोरिथम में यूज़ करते हैं। ऑफ कोर्स इवन दिस डेफिनेशन इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स, अगर हम उसके जो नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स है उसको इंक्रीज कर देते हैं, सो हम उसकी प्रॉब्लम साइज को भी इंक्रीज कर रहे होते हैं। ठीक है, जब आपके डाटा पॉइंट्स ज़्यादा इंक्रीज होते हैं तो आपकी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी इंक्रीज होती है। वही चीज़ है ना, जितनी हम लार्ज प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उतनी ही उसमें प्रॉब्लम्स के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। सो इन एडिशन अ नंबर ऑफ प्रोसेसर को हम पी से रिप्रेजेंट करते आ रहे थे पीछे, जो भी हमने अपनी कंप्यूटेशनल स्पीड अप्स को रेफर किया है। वी विल आल्सो यूज़ एन एज द नंबर ऑफ इनपुट डाटा एलिमेंट्स इन अ प्रॉब्लम। और यहाँ पे जो हम एन है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी डाटा प्रॉब्लम्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दीज टू पी एंड एन यूजली कैन बी आल्टर्ड। हम इन दोनों को आर्डर कर रहे हैं कि सेंस में एज एन अटैम्प्ट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। ठीक है, मतलब जो जो हम दो आया मतलब एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं पी और एन, किस ये यूज़ कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। आल्टरिंग पी आल्टर्स द साइज ऑफ द
कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पे पी आल्टर यूज़ हो रहा है, वो हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, साइज़ ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम के लिए, और एन किस लिए यूज़ कर रहे हैं, आल्टरिंग द साइज़ ऑफ द प्रॉब्लम। सो दो चीज़ें हैं, एक तो हमारा प्रोसेसर की प्रॉब्लम है और दूसरी है हमारी कम्युनिकेशन जो भी उसके साइज़ की प्रॉब्लम है। सो हम आल्टर पी यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रोसेसर की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, आल्टरिंग द एन यूज़ कर रहे हैं साइज़ ऑफ द प्रॉब्लम के लिए। Increase the problem size improves the relative performance because more parallelism can be achieved. So पैरेलल के अंदर ही ये प्रॉब्लम अकर होती है बिकॉज इसमें शेयर्ड मेमोरी होती है, और शेयर्ड मेमोरी की वजह से आपके जो प्रोसेसर हैं उनको वेट भी करना पड़ता है समटाइम्स। बहुत लार्ज प्रोसेसर्स जो हैं वो शॉर्ट प्रोसेसर जो है वो लार्ज को आगे नहीं आने देते, तो आप यहाँ पे एरर्स और प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है यूजिंग द कांस्टेंट पैरेलल एग्जीक्यूशन टाइम कॉन्स्ट्रेंट, जो भी हम यहाँ पे चेक्स एंड रूल्स यूज़ कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, स्पीड ऑफ फैक्टर के लिए, न्यूमेरिकली डिफरेंट फ्रॉम द एमडॉल स्पीड ऑफ फैक्टर। ठीक है, जो हमारा कांस्टेंट पैरेलल एग्जीक्यूशन टाइम कॉन्स्ट्रेंट है वो किससे डिफरेंट होता है, आपके एमडॉल स्पीड ऑफ के। एमडॉल्स में तो ये चीज़ थी ना कि हम जो सिंगल प्रोसेसर एग्जीक्यूशन टाइम है वो मल्टी प्रोसेसर एग्जीक्यूशन टाइम के साथ उसको रिलेट करके टोटल प्रोसेसर जो भी आपके आते हैं उसके साथ आप उसकी स्पीड अप को फाइंड आउट करते हैं। इस कॉल्ड अ स्केल्ड स्पीड ऑफ फैक्टर, जो भी हमारी रिजल्टिंग स्पीड ऑफ फैक्टर न्यूमेरिकली डिफरेंट होती है ना, जब हम पैरेलल कंस्ट्रेंट यूज़ कर रहे हैं उसको हम कहते हैं स्केल्ड स्पीड ऑफ फैक्टर, जिसे हम स्केलेबिलिटी भी कहते हैं। स्पीड ऑफ फैक्टर व्हेन द प्रॉब्लम इज स्केल्ड। सो ये जो वाला फैक्टर है कंप्यूटेशनल फैक्टर्स में तो आपका एमडॉल्स ला आ जाता था, जहाँ पे स्केलेबिलिटी का आपको प्रॉब्लम अगर होता है तो वहाँ पे हम स्केल्ड स्पीड ऑफ फैक्टर को यूज़ करते हैं। So for Guston fund scaled speed of factor, the parallel execution time TP, जो TP है वो यहाँ पे आपके टोटल टाइम एग्जीक्यूशन का प्रोसेसर है, कांस्टेंट रेदर देन द सीरियल एग्जीक्यूशन टाइम। सो ये वाला जो है आपका वो कांस्टेंट रहेगा, जो आपका सीरियल एग्जीक्यूशन है वो समटाइम कांस्टेंट नहीं होगा। इन एमडॉल्स लॉ फॉर द डेरिवेशन ऑफ गस्ट गस्ट फन। ठीक है, ये जो वर्ड है इसको आप ये भी पढ़ सकते हैं गस्टफन, क्योंकि एस यहाँ पे सेकंड होगा, ये एफ सेकंड होगा। गस्टॉफन्स लॉ, ठीक है, गस्टॉफन्स लॉ, यहाँ पे इसको हम पढ़ेंगे। वी शैल यूज द सेम टर्म एज फॉर द ड्राइविंग एमडॉल्स लॉ, सेम वैसे ही काम करता है गस्टॉफन्स लॉ, लेकिन इसमें जो स्पीड ऑफ फैक्टर है वो कांस्टेंट नहीं होगा जो आपके प्रोसेसर है उसका। ठीक है, बट इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट आउट ऑफ सीरियल पैरालाइजेबल सेक्शन ऑफ अ सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन टाइम TS। ये आपका सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन टाइम है। सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन टाइम आपके सिंगल प्रोसेसर का टाइम होता है इनटू, ये इस चीज़ के अंदर होगा FTS प्लस 1 माइनस FT इंटू TS एज अ सीरियल सेक्शन FTS। ठीक है, ये आपका सीरियल सेक्शन है, ये वाला इज़ अ कांस्टेंट। ये आपका जो सेक्शन है TS वाला मतलब सिंगल प्रोसेसर वाला, ये आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और ऊपर भी मैंने आपको बताया था जो आपका सीरियल सेक्शन है वो आपका सिंगल प्रोसेसर टाइम सेक्शन है, तो वो आपका कांस्टेंट रहेगा। फॉर अलजेब्रिक कन्वीनियंस लेट द पैरेलल एग्जीक्यूशन, जो आपकी पैरेलल एग्जीक्यूशन है मतलब TP इज इक्वल टू FTS प्लस 1 माइनस FTS ओवर P इज इक्वल टू 1। उसको हमने कह दिया कि ये इज इक्वल टू है 1, ये कांस्टेंट नहीं है, इसको हमने इक्वल टू 1 के इक्वल रख दिया। देन द लिटिल algebraic manipulation, the serial execution time TS, आपका जो यहाँ पे सीरियल टाइम एग्जीक्यूशन है ये वाला जो TS था, बिकम्स FTS प्लस 1 माइनस FTS, ये हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा किसके, P प्लस इंटू 1 माइनस P क्लोज हो गई ब्रैकेट, उसके बाद आपका आता है FTS। सो ये आप देखेंगे फार्मूला स्केलेबिलिटी ऑफ प्रोसेसर फाइंड आउट कर रहे हैं, स्केलेबिलिटी ऑफ सिंगल प्रोसेसर स्पीड ऑफ फाइंड आउट कर रहे हैं किसकी, ये आपका ऊपर वाला जो फार्मूला था एमडॉल्स लॉ का वो लिखा है इन्होंने, और इसको ये ऊपर कहा था यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है कि आपका जो FTS प्लस है, FTS प्लस 1 माइनस F, ये जो चीज़ है TS इज इक्वल टू है किसके, P प्लस 1 माइनस P FTS, मतलब कि जो टोटल प्रोसेसर है वो और कितने प्रोसेसर यूज़ हुए हैं आपकी स्केलेबिलिटी के साथ विद फ्रैक्शन, वो उसको हमने इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, ये चीज़ इसके इक्वल है।
और यहाँ पे ऊपर यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया है कि एफ टी एस प्लस 1 माइनस एफ टी एस ओवर पी इज इक्वल टू किसके है, 1 के है। सो यहाँ पे ये 1 आ गया। सो अगर इस तरह लिखें या इस तरह लिख रहे, बात तो एक ही है। अगर डिवाइड करें 1 के ऊपर तो वो चीज़ जो ऊपर वाली हमारे पास होती है वही शो होती है। लेट्स सपोज करते हैं ये जो आपके लाइक ये 1 माइनस पी है, रादर देन रैपिड रिडक्शन जो हम इसके लिए कर रहे हैं, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एग्जांपल है ये 5% एंड 20% जो है वो प्रोसेसर है। यहाँ पे 5% मेरा सीरियल सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे 5% कहाँ पे पुट करना है, हमने इस पी के अंदर पुट करना है। ये आपका सीरियल सेक्शन है 5%। अगर 5% हम 5% को डिवाइड करें 100 पर तो आपके पास आता है 0.05। ये आपके पास क्या आता है, 0.05 आता है। अगर हम 5% को कन्वर्ट करते हैं तो ये आपके पास टोटल आती है वैल्यू 0.05। इतना तो पता ही है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो ये जो ऊपर वाला फार्मूला है इसके अंदर, और 20 हमारे पास क्या है, पी हमारे पास कितने हैं 20, ठीक है। ये हमारे पास टोटल प्रोसेसर है। अब अगर हम इस फार्मूले को सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास आता है 0.05 प्लस ये 0.09 कैसे आया, ये आया आपका जो फार्मूला है 1 माइनस पी। अब 1 माइनस पी के अंदर जो हम वैल्यूज़ रखते हैं वो क्या होती है, एफ टी एस, देखो 0.05 प्लस 1 माइनस पी, पी की जो वैल्यू थी वो आपकी थी 5%, और यहाँ पे पी कितना हमारे पास आया है 0.05। सो मैं यहाँ पे माइनस करूँगी 1 माइनस 0.05, और यहाँ पे एफ टी एस आपका टोटल प्रोसेसर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप 20 लिखें। सो ये क्या आया 0.05 प्लस होगा और कितनी आ गई 0.095, ठीक है। 1 माइनस 0.05 करें तो 0.95 आपके पास आता है आंसर। सो इसको हम ये जो है मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, इसको 20 के साथ, तो ये आपके टोटल जो भी है कैलकुलेट होके आता है 19.05। ये आपके पास ये वे है इसको सोल्व आउट करने का, ठीक है। कि यहाँ पे जो पी है वो आपका सीरियल सेक्शन टाइम है, ठीक है। जो यहाँ पे पी है वो आपका सीरियल सेक्शन टाइम है 5%, एंड 20 प्रोसेसर है वो आपका एफ टी एस है, ये आपके टोटल फंक्शनैलिटी को जो भी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इस तरह ये आपने इसकी फार्मूले को यूज़ किया और इसकी वैल्यूज़ निकाली, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला इंस्टेड ऑफ 10.26 अकॉर्डिंग टू द एमडोल्स। अब यही वाली वैल्यूज़ अगर आप एमडोल्स ला के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा 10.26। सो ये वाला जो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग थी वैल्यूज़, ये एमडोल्स ला के मुताबिक आएंगे। ऊपर इक्वेशन गिवन है, एमडोल्स ला के उसमें पुट करके ये वैल्यू देखें। 5% आपका सीरियल सेक्शन पी है, ठीक है, और 20 आपके प्रोसेसर्स हैं। सो यही वाला आंसर आएगा। सो अब हम आगे मूव करते हैं। इसमें ये बता रहा है कि ये जो कांस्टेंट प्रॉब्लम आती है स्केलिंग की एमडोल्स ला के अंदर, और टाइम कंस्ट्रेंट्स आती है स्केलिंग के अंदर। सो ये दोनों एक इसमें जो आपके एमडोल्स ला है उसमें स्केलिंग की प्रॉब्लम आती है जिसको ओवरकम करता है आपका गस्टाफन्स लॉज, ठीक है। उसके बाद जो है आपका टाइम कंस्ट्रेंट है वो इस वाली इसके अंदर प्रॉब्लम अगर होती है ये वाले ला के अंदर, ओके। इसके बाद आता है आपका मैसेज पासिंग कंप्यूटेशन। मैसेज पासिंग कंप्यूटेशन में क्या चीज़ है, मैसेज पासिंग कंप्यूटेशन स्पीड अप कंप्यूटेशन है, लेकिन मैसेज पासिंग की टर्म हमने कहाँ की थी, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर हम मैसेज पासिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। सो एनालिसिस ये है कि जो मैसेज पासिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है बिकॉज उसमें मैसेज पासिंग प्रोग्रामिंग की बेस पे काम करना होता है। इन दिस
इन दिस फॉर्म ऑफ पैरेलल प्रोग्रामिंग, अगर हम पैरेलल फॉर्म की बात करते हैं मैसेज पासिंग की, ठीक है, हम तो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड में मैसेज पासिंग सिस्टम जो है वो यूज़ होता है, लेकिन अगर हम पैरेलल में बात करते हैं तो वो प्रोसेसर्स के दरमियान में जो है आपकी मैसेजेस की सिंक्रोनाइजेशन होगी। किस पर्पज़ के लिए होगा सिंक्रोनाइजेशन? भाई सिंक्रोनाइजेशन इस सेंस में होगी कि भाई एक ही पीसी है, उसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, तो वो आपस में सिंक्रोनाइजेशन इस फॉर्म में करेंगे। पहला प्रोसेसर अगर काम कर लेगा तो वो दूसरे प्रोसेसर को आने की इजाज़त देगा, ठीक है, ब्लॉक बाय ब्लॉक सिंक्रोनाइजेशन करेगा कि ये तुम्हारी टाइम एलोकेशन थी, ये तुम्हारी टाइम एलोकेशन थी। सो इसमें शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट आता है। ये इसका टोटल फार्मूला है, टोटल जो है टी पी प्रोसेसर जो है इज इक्वल टू है टी कम्युनिकेशन प्लस टी कंप्यूटेशन। सो ये दोनों को कंबाइन करके जो आपका टाइम आता है वो आपका प्रोसेसिंग टाइम होता है मैसेज पासिंग के अंदर, वेयर टी कॉम इज़ द कम्युनिकेशन टाइम। मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या है, कम्युनिकेशन टाइम है, एंड टी कॉम मतलब कंप्यूटेशनल टाइम है। इन दोनों को जमा करके जो भी आपका टाइम आता है वो मैसेज पासिंग की कम्युनिकेशन का टाइम होता है। इसमें जब आते हैं हम इसको डिवाइड करते हैं प्रॉब्लम्स को पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर, हम जब एक बड़ी प्रॉब्लम को सब पार्ट्स के अंदर तोड़ते हैं, द कंप्यूटेशनल टाइम ऑफ अ पैरेलल पार्ट जनरली डिक्रीजेस बिकॉज द पार्ट बिकम स्मॉलर। हमें देखिए पहली प्रॉब्लम यही है कि जब हम एक लार्ज प्रॉब्लम को सब पार्ट्स के अंदर तोड़ते हैं तो उसके दरमियान में जो हम प्रॉब्लम हो रही होती है वो पार्ट्स जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक नहीं होते, ये हमें केयरफुली काम करना पड़ता है। एंड कम्युनिकेशन टाइम बिटवीन द पार्ट्स जनरली इंक्रीजेज। हमें ये कम्युनिकेशन के जो पार्ट्स हैं उनको इंक्रीज़ करना पड़ता है, और जो उसके पैरेलल पार्ट्स हैं जनरली उसको डिक्रीज़ करना पड़ता है। ओके, at this point the communication time will dominate the overall execution time and the parallel execution time will actually increases। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारी parallel execution actually increase होती है जब हम एक बार टास्क सब प्रोसेसर्स को असाइन कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज इंटर प्रोसेसर्स होते हैं ना, द कम्युनिकेशन एस्पेक्ट्स ऑफ द पैरेलल सोल्यूशन इज यूजुअली नॉट प्रेजेंट इन द सिक्वेंशियल सोल्यूशन। ये चीज़ याद रखिएगा, जो पैरेलल के हम सोल्यूशंस पढ़ रहे हैं वो सिक्वेंशियल सोल्यूशन के लिए प्रेजेंट नहीं होंगे। सिक्वेंशियल आपका एक सिंगल प्रोसेसर है, ठीक है, वो सिंगल प्रोसेसर पैरेलल प्रोसेसिंग से डिफरेंट होता है। सिंगल प्रोसेसर में सिर्फ एक सीपीयू है वो काम कर रहा है और सारी की सारी मेमोरी उसके पास है, लेकिन पैरेलल में कम्युनिकेशन मेथड हमें यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि हम मल्टीपल प्रोसेसर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और वो हमारी जो कम्युनिकेशन है हमें पता होना चाहिए कि पहले प्रोसेसर ने क्या काम किया है, ठीक है। कंप्यूटेशनल और कंप्यूटेशनल रेशियो का फार्मूला क्या है, कंप्यूटेशनल टाइम डिवाइडेड बाय कम्युनिकेशन टाइम। जो आपकी रेशियो निकलती है वो कैसे निकलती है, जो भी आपका टोटल टाइम है वो, और जो आपकी कम्युनिकेशन का टाइम है वो, मतलब जितने टाइम में आपका एक काम कंप्लीट हुआ है वो, और टोटल कम्युनिकेशन टाइम जितना उसने प्रीवियस के साथ कम्युनिकेशन करने में लगाया है, तो ये आपका फार्मूला है टी कॉम डिवाइडेड बाय टी कम्युनिकेशन टाइम। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कम्युनिकेशन टाइम जो है वो प्रोसेसर्स को रिप्रेजेंट करे, और टोटल नंबर ऑफ डाटा एलिमेंट्स जो है वो एल्गोरिथम में प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। अभी ऊपर भी मैं बता के हटी हूँ कि जो पी है वो आपके आल्टरिंग यूज़ करते हैं एज अ प्रोसेसर, और एन हम यूज़ करते हैं एज अ डाटा प्रॉब्लम्स को, जहाँ पे हमें साइज ऑफ प्रॉब्लम्स अकर हो रही होती है। ये जो है लाइक C1 इज़ द प्रॉब्लम, अगर ये कंट्रोल नंबर ऑफ प्रॉब्लम 1 है, ये एक मेरे पास कंट्रोल 1 है, मेरे पास ये प्रॉब्लम 1 है ये, और उसका जो टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम है आल्टरिंग वो एन उसके साथ रिलेट किया है, कंप्यूटेशनल कर रहा है, दोनों ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटेशनल। और ये दो, एक प्रोसेसर ये है, एक प्रोसेसर ये है, दोनों एक कंप्यूटेशन कर रहा है तो दूसरा उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। ये तरीका है इसको रिलेट करने का। इसकी रेशियो कैसे निकलेगी, बिकॉज ये C1 है, ठीक है, कंप्यूटेशनल आपने ऊपर लिखना होता है और कम्युनिकेशन आपने फार्मूले के नीचे लिखना होता है, बिकॉज हम ऊपर अभी रीड करके आए हैं फार्मूला टी कॉम कम्युनिकेशन कंप्यूटेशनल डिवाइडेड बाय टी कम्युनिकेशन। C1 ये आपका कंप्यूटेशनल आ गया, इसकी रेशियो निकालने का यही फार्मूला है, डिवाइडेड बाय C2n, ठीक है। अब ये n, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे Cn था, C1n था, वो किधर गया। आप यहाँ पे देख रहे n की पावर 2 था, ये वाला n इसकी पावर के साथ कट गया, एक n के साथ कट गया, तो एक जगह पे अब सिंगल n ही रह गया ना। ये है इसकी रेशियो निकालने का वे।
टाइप्स ऑफ पैरेलल कंप्यूटर्स। हाँ जी, पैरेलल कंप्यूटर्स की टाइप्स होती हैं। पैरेलल कंप्यूटर्स की जैसे कि अभी हम ऊपर दो दो तरीके थे हमने देखे। एक होता है मैसेज पासिंग होता है और एक आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है या कम्युनिकेशन मेथड्स होता है। सो हम यहाँ पे देखेंगे अ पैरेलल कंप्यूटर हैज़ बीन मेंशन्ड मल्टी प्रोसेसर और मल्टी कंप्यूटर कुड भी कंस्ट्रक्ट होते हैं ना इसके अंदर। पैरेलल के अंदर मल्टी प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट ही आपके पैरेलल कंप्यूटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो अ पैरेलल कंप्यूटर वी हैव मेंशन आइदर अ सिंगल कंप्यूटर विद मल्टीपल इंटरनल प्रोसेसर। इसमें जो आपका सिंगल कंप्यूटर है वो मल्टीपल इंटरनल प्रोसेसर के साथ और मल्टीपल कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड होता है टू अ कोरेंट। मतलब कि हर एक प्रोसेसर दूसरे प्रोसेसर के साथ सिग्निफिकेंट होता है। ऐसा नहीं है कि एक प्रोसेसर अपना अलहदा काम कर रहा है, दूसरा प्रोसेसर अपना अलहदा काम कर रहा है, ऐसा नहीं होता। जो आपके मल्टीपल प्रोसेसर एक ही सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं वो सब एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट होते हैं और एक ही काम को मुकम्मल करते हैं। लेकिन आपको मतलब आप डिवीजन कर देते हैं ना अपनी लार्ज प्रॉब्लम की स्मॉल पार्ट्स के अंदर। सो हमें लग रहा होता है कि हर पैरेलल कंप्यूटर जो है वो अपना काम परफॉर्म करे, ऐसा नहीं होता। पैरेलल कंप्यूटिंग में मल्टी प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट ज़रूर है लेकिन वो सब एक ही टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। टाइप्स ऑफ पैरेलल कंप्यूटर्स। हाँ जी, टाइप्स ऑफ पैरेलल कंप्यूटर। द टर्म पैरेलल कंप्यूटिंग इज यूजुअली रिजर्व फॉर स्पेशली डिज़ाइन कंपोनेंट्स। ये हम जो हमने कंपोनेंट डिज़ाइन कर दिए जाते हैं उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि टू बेसिक पैरेलल कंप्यूटर्स हैं। एक आपका आता है शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर, ठीक है, जिसे हम पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहते हैं। सो पैरेलल कंप्यूटर्स की टाइप है। और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर। अब देखते हैं कि ये जो शेयर्ड मेमोरी आपका शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है ये क्या है। अ कन्वेंशनल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ प्रोसेसर एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेन मेमोरी। ठीक है, जो शेयर्ड मेमोरी है ना, शेयर्ड मेमोरी मतलब आपका एक कंप्यूटर है उसके अंदर एक ही रैम लगी हुई है लेकिन उसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन वो मास्टर प्रोसेसर वो क्या कर रहा है, एक लार्ज प्रॉब्लम को सब पार्ट्स के अंदर तोड़ के डिफरेंट अपने स्लेव प्रोसेसर को डाटा शेयर कर रहा है। लेकिन विद शेयर्ड मेमोरी पहला टास्क कंप्लीट होगा, पहला प्रोसेसर अपना काम कंप्लीट करेगा, देन वो दूसरे प्रोसेसर को अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए देगा। सो फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम होती है जब हम एक लार्ज प्रॉब्लम को सब पार्ट्स में तोड़ देते हैं। अदरवाइज हर प्रोसेसर एक साथ काम कर रहे होते हैं, उनको मेमोरी जो है वो शेयर कर दी जाती है। ईच मेमोरी लोकेशन इन द मेमोरी इज लोकेटेड बाय अ नंबर ऑफ कार्ड इज एड्रेस। हाँ जी भाई, जो आपकी हर मेमोरी लोकेशन होती है उसमें प्रोसेसर है तो वो उनको एक एड्रेस दे दिया जाता है। जैसे आप लोग अपने घरों में रहते हैं, आप लोगों का अलग एड्रेस है, इसी तरह प्रोसेसर्स होते हैं ना तो उनको भी मेन मेमोरी का एड्रेस दे दिया जाता है कि ये भाई तुम्हारी मेन मेमोरी का शेयर्ड पार्ट ये है, तुम्हें इसी के अंदर रह के अपना काम करना है। एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होता है, ज़ीरो से स्टार्ट होता है। आपके जो सिस्टम यूनिट है उसके सीपीयू जो है वो कहाँ से स्टार्ट करता है, ज़ीरो से स्टार्ट करता है, एक्सटेंडेड टू बी की पावर टू की पावर बी माइनस वन यहाँ तक जाता है। एंड यहाँ पे जो बी है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, बी बिट्स बाइनरी डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है किसके अंदर, आपकी एड्रेस के अंदर। यहाँ पे बी मतलब टू की पावर ज़ीरो, टू की पावर वन, टू की पावर टू, ये है आपके एड्रेस की बिट्स। Naturally, the single processor model is to have multiple processor connected to multiple memory modules। ठीक है, जब अगर आप सिंगल मॉडल को हम कहते हैं कि मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं तो फिर वो कनेक्टेड होंगे आपके मेमोरी मॉड्यूल्स के साथ सच दैट ईच प्रोसेसर कैन एक्सेस एनी मेमोरी मॉड्यूल इज सो कॉल्ड शेयर्ड मेमोरी कन्फिग्रेशन। सो मल्टीपल प्रोसेसर जो हैं वो मेमोरी को यूज़ करें, मेमोरी को मॉड्यूल्स को यूज़ करें, उसको हम कहते हैं शेयर्ड मेमोरी कन्फिग्रेशन। शेयर्ड मेमोरी मल्टीप्रोसेसर सिस्टम एम्प्लॉयज़ सिंगल एड्रेस स्पेस। जो भी आपके शेयर्ड मेमोरी मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं वो यहाँ पे सिंगल एड्रेस स्पेस को यूज़ कर रहे होते हैं बिकॉज शेयर्ड मेमोरी है और मल्टीपल प्रोसेसर्स ज़्यादा हैं। मेमोरी एक है लेकिन प्रोसेसर ज़्यादा हैं तो वो यहाँ पे एक सिंगल एड्रेस स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि आपकी रैम तो एक ही है ना, इसलिए इसको सिंगल एड्रेस स्पेस कहते हैं। which means that each location in the whole main memory system has a unique address। ठीक है, सबका एक यूनिक एड्रेस होगा प्रोसेसर टू एक्सेस द लोकेशन। सो मैंने आपको एग्जांपल भी दी है कि किसी को एक एड्रेस स्पेस प्रोवाइड कर दी जाती है, उसने उसी के अंदर रह के काम करना है। Models real systems have high speed cache memory which we will
हम इसको आगे जो है वो रीड करेंगे। यहाँ पे देखिए, प्रोग्रामिंग इज शेयर्ड मेमोरी मल्टीप्रोसेसर इन्वॉल्व्स हैविंग एग्जीक्यूटेबल कोड स्टोर्ड इन द शेयर्ड मेमोरी। हम जो शेयर्ड मेमोरी मल्टीप्रोसेसर है वो एग्जीक्यूटेबल कोड को कैसे करेंगे, शेयर्ड मेमोरी होगी फॉर ईच प्रोसेसर टू एग्जीक्यूट, वो हर एक प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करती है आपकी शेयर्ड मेमोरी। मेमोरी एक ही है। ये देखिए यहाँ पे मेन मेमोरी है, मतलब कि आपकी मेन मेमोरी रैम है। ये आपका प्रोसेसर है, ये एक सिंगल पीसी के लिए, ठीक है, ये एक सिंगल पीसी है। कन्वेंशनल कंप्यूटर जो हैं हमारे, सिंगल प्रोसेसर एंड मेमोरी सिर्फ एक है, मेन मेमोरी और प्रोसेसर। इंस्ट्रक्शन टू प्रोसेसर ऐसा ही होता है ना, इंस्ट्रक्शन टू प्रोसेसर होता है और डाटा टू और फ्रॉम प्रोसेसर। आप ऐसे करते हैं, जब आप डाटा एंटर करते हैं तो उसके बाद में प्रोसेसिंग होती है, फिर आपको इंस्ट्रक्शन जो है वो रिसीव होती हैं। ये तो चले था सिंगल के लिए। अब ये जो चीज़ है वो आपके ट्रेडिशनल शेयर्ड मेमोरी प्रोसेस मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वन एड्रेस स्पेस, अभी मैंने बताया कि जब मल्टी प्रोसेसर का काम होता है तो वहाँ पे एड्रेस स्पेस काम होती है। जैसे कि आप लोगों का घर है वो कहीं ना कहीं किसी जगह पे ही है, ठीक है। ये मेन मेमोरी है, आपकी मेन रैम है। ये मेमोरी मॉड्यूल्स बना दिए हैं इसने, मतलब कि डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं, उसने उसको क्या कर दिया, मेमोरी को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तोड़ दिया और डिफरेंट प्रोसेसर्स को एलोकेट कर दिया। यहाँ पे इंटरकनेक्शन नेटवर्क है, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क जो भी आप एक पीसी से दूसरे पीसी के साथ कनेक्शन कर रहे हैं, लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग के ज़रिए कर रहे हैं, या फिर अपने ही पीसी के अंदर इंटरकनेक्शन नेटवर्क किया हुआ है। सो ये सारे के सारे प्रोसेसर्स हैं, ये आपके प्रोसेसर्स हैं और मेन मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं। एक इंटरनेट ही है, इंटरनेट को भी, इंटरनेट की रैम सेम है, तो वो उसके भी क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर तोड़ के उसको यूज़ कर रहे हैं। सो पैरेलल कंप्यूटिंग के जो मल्टी प्रोसेसर है उसका यही तो कंसेप्ट है। शेयर्ड मेमोरी जो है वो मल्टी प्रोसेसर मॉडल के अंदर ही यूज़ होती है। So a programmer can create the executable code and share data for the processor in a different way, but final result to have each processor executed on program और code sequences from the shared memory। और ऐसे ही है कि वो जो भी प्रोग्राम ले रहा है, एग्जीक्यूट करवा रहा है, वो आपकी शेयर्ड मेमोरी से होता है। एंड यहाँ तक ये लास्ट टॉपिक है आपका, सिंपलिस्टिक व्यू ऑफ अ स्मॉल शेयर्ड मेमोरी मल्टीप्रोसेसर। देखिए भाई, बस एक कनेक्शन लगा हुआ है, ये बस है, ठीक है। बस बस मतलब कुछ टोपोलॉजी है, उसके अंदर ये मल्टीपल प्रोसेसर जो हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर वो शेयर्ड मेमोरी के जरिए कर रहे हैं। डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं लेकिन मेमोरी एक है, तो वो उसको क्या कर रहा है, देखो वायर एक ही है, लेकिन ऐसा हो रहा है कि पहले जो P1 प्रोसेसर आया वो पहले मेमोरी के अंदर जाके काम करेगा, P2 बाद में करेगा, P3 बाद में करेगा, ऐसे होगा।